हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फो विद सूरज में। आज मैं आप लोगों के सामने जो क्लास 10th है उसका चैप्टर नंबर 2 लेकर के आया हूं, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इसके ऊपर जितने भी आप लोगों के जो भी नोट्स बन सकते हैं, चाहे वो ईयरली वाइज के बारे में बात करते हो, चाहे आप सीबीएसई ओरिएंटेड या किसी भी गाइड का आप देखोगे तो यहीं से कंपाइलेशन आपको देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं खासतौर पे एनसीईआरटी बेस्ड है, तो इसको आपको देखने के बाद कहीं और पे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों ऐसे बोल रहा हूँ? क्योंकि आप अभी 6 से 7 पेज में पूरे चैप्टर को मैंने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, और आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स लगे उस पॉइंट्स को अलग से क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। कि in this chapter nationalism in India class 10th it is described as the feeling of when the people of a country develop a sense of the common belonging and the united the common thread। देखिए शुरू में इस चैप्टर का मतलब यही है, जैसे मैंने लास्ट में नेशनलिज्म में इन रो वाले में कराया था कि राष्ट्रवाद होता क्या है, नेशनलिज्म होता क्या है। तो एक प्रकार की फीलिंग है, एक प्रकार के क्या है, इमोशंस है, भावना है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपने देश को रिप्रेजेंट करने की बात करता है और अपनी पहचान को क्या करता हो, बनाने का। जैसे मैं यहाँ पर कलर लेकर के आपको बता भी सकता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कॉमन आइडेंटिटी है, जैसे हमारा क्या है, फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं, सॉन्ग के बारे में बात कर लेते हैं, नेशनल एंथम के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी चीजें क्या है, हमारी कॉमन आइडेंटिटी है, जिसके माध्यम से हम अपनी पहचान इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में क्या कर सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। तो इन चीजों का आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान रख सकते हैं। इस चैप्टर में अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। और देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट लिखा भी हुआ है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत नॉन कॉपरेशन। यहाँ पर तीन चीजें हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये आपको 1914 से लेकर के 18 तक के देखने को मिलेगा। ये जो खिलाफत मूवमेंट के बारे में बात करते हैं 1919 की बात करते हैं। नॉन कॉपरेशन 1920 में इनिशिएट किया जाएगा और 1921 में पूरे तरीके से भारत में क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। तो इन चीजों को आपको क्या करना है, चारों को ध्यान में रखना है, सीक्वेंस में आप बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे की ओर कि आखिरकार इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में और खिलाफत मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तीनों क्या आपस में जुड़े हुए हैं, क्या आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से जो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आप सभी को पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था वो कब हुआ था, 1914 से लेकर के 1918 तक की बात करते हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज लीड टू द ह्यूज इंक्रीज द डिफेंस एक्सपेंडिचर। आप कॉमन सी बातें समझ सकते हैं कि कोई भी युद्ध होता है तो युद्ध में आपको क्या देखने को मिलता है, एक्सपेंडिचर, मतलब पैसा आपका क्या होता है, खर्च होता है। और जब पैसा खर्च होगा तो वो आपके किसको हिट करेगी, आपके इकोनॉमी को हिट करेगी। जब इकोनॉमी को हिट करेगी इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास किस चीज की पहले से ही कमी है, पैसे की कमी है और खर्च ज्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब इंसान क्या करेगा, सुसाइड करेगा या किसी कारण से क्या करेगा, किसी से ब्याज लेगा। तो ब्याज उसी को मिलता है जिसके पास बैकग्राउंड में होता है कि हाँ भी ये हमें क्या कर सकता है, लौटा सकता है। दूसरे नंबर पे पॉइंट पे हम बात करते हैं किसके बारे में, देखिए दूसरे पॉइंट में हम बात करते हैं यहाँ पर, दिस वॉज द फाइनेंस वॉज बाय वॉर लोन्स एंड बाय इंक्रीजिंग द टैक्सेस। कहने का मतलब क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने का मेन कारण क्या था, आर्थिक स्थिति का खराब होना। दूसरा क्या है, आपके पास पैसा नहीं और आप खर्च करने की बात करते हैं, तो यही कारण था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंक्रीजिंग टैक्सेस। पहले के टाइम पर जो मोनार्कियल सिस्टम चलता था, वॉर का जो युद्ध होता था उसका एक ही कारण होता था, इंक्रीजिंग टैक्सेस की बात करते हैं। और ये टैक्स कौन ज्यादा इंक्रीज करने का काम करता था, आप सभी को पता है, किंग के बारे में बात करते हैं। किससे वसूलता था ये, तो आप बात करोगे पीजेंट्स की बात करते हैं, किसानों से। और इन सबसे पैसा वसूलने का काम कौन करता था, लैंडलॉर्ड करता था, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, जमींदार बोलते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं कस्टम ड्यूटी वो द इंक्रीज इन द इनकम टैक्स वो द इंट्रोड्यूस टू रेज एक्स्ट्रा रेवेन्यू। मतलब राजा क्या करता था, आप बात करेंगे, राजा अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो टैक्स होता था उस नॉर्मल टैक्स से वो क्या करता था, अपर टैक्स लगा करके लेता था। क्यों लेता था, क्योंकि उसका वो सोर्स ऑफ इनकम था। प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ईयर्स की बात करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये जो प्राइस है गुड्स के, जैसे मान लीजिए मैं चपाती के बारे में बात कर लेता हूँ, चपाती की बात करते हैं, ब्रेड्स के बारे में बात कर लेते हैं, और भी जो कमोडिटीज है जो इटेबल है, जो खाद्य योग्य है, आप बात करेंगे जिसको खाते हैं। अब मान लीजिए 5 रुपए का ब्रेड है या पाव रोटी की बात करते हैं, अब उसकी क्या नंबर बढ़ा करके उसका जो प्राइस बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 10 कर दिया। 5 में खरीद नहीं पा रहे थे, 10 में कहाँ खरीदेंगे। तो ये किसके लिए स्थिति होगी वॉर की, आप बात करेंगे वहां की जनता। कहाँ की जनता बात करेंगे, हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में भी बताया था
एक बार मैं दोबारा आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ, एक बार देख लीजिए दोस्तों। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर के 1918 के बीच में, सबको पता है। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था दो पावर के बीच में, एक साइड में था अलाइट जिसको आप क्या बोलते हो हिंदी में मित्र राष्ट्र, और एक को क्या बोलते हैं एक्सिस पावर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ध्रुवीय राष्ट्र बोलते हैं। ये दोनों के बीच में क्या होती है लड़ाई होती है, वर्सेस में डाल देता हूँ आप लोग समझ पाएंगे। अब हुआ क्या था इनके बीच में, जो ऑस्ट्रिया की जो हत्या कर ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया का एक प्रिंस था, राजकुमार था जिसका नाम था फर्डिनेड। फर्डिनेड की बात करते हैं। फर्डिनेड की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी आप बात करेंगे। फर्डिनेड की हत्या जो कर दी थी वो किसके द्वारा आप बात करेंगे, यहाँ पर जो एक्सेस पावर के द्वारा बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं मतलब क्या है, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है कि जब अलाइट पावर के द्वारा इनको मारा जाएगा तो ये लोग क्या करेंगे बदला लेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किससे भिड़ने का काम कर रहा है। आप ऐसा समझ सकते हैं लोकल लैंग्वेज में, क्यों, क्योंकि आप चाहे कितना ही कमजोर है, सामने वाला अगर आप पे हाथ उठाता है तो आप क्या करेंगे उस टाइम पर, आप ना आगे का ना पीछे का सोचेंगे, उस टाइम पर आप ऑन द स्पॉट क्या करेंगे रिएक्शन करेंगे ही करेंगे। और एक्शन पे रिएक्शन तो देना क्या होता है उस टाइम पर बनता है। बनता का मतलब क्या है आपको ध्यान में रखना है, आपको अपने हिसाब से हम लोग क्या करने का काम करते हैं, चलने का काम करते हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी में भी क्या करना है एग्जिस्ट करना है। बात करते हैं दोस्तों, जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसके बीच में आपको क्या देखने को मिलता है, वाइड स्प्रेड एंड वाइड स्प्रेड अमंग द पीपल, मतलब लोगों के बीच में गुस्सा काफी ज्यादा, क्योंकि इंसान भूखा रहता है तो उसको गुस्सा भी ज्यादा आता है। इस चीज का आपको क्या करना ध्यान में रखना है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उससे जो इंडिया है उसकी इकोनॉमी भी क्या हुई उस टाइम पर आप बात करते हो हिट करी। यहाँ पर इकोनॉमी हिट करने का मेन मोटिव क्या है आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर मेन मोटिव ये था हिट करने का कि यहाँ पर खास तौर पे जो इंडिया की स्थिति थी वो काफी ज्यादा क्या हो गई थी, अब खराब हो गई थी। खराब होने का मतलब क्या है कि उस टाइम पर गांधी जी ने खास तौर पे क्या करने का काम किया था। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों किसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में। ये भारत में सत्याग्रह जो मूवमेंट है वो स्टार्ट क्यों किया गया था उसके बारे में हम बात करते हैं। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, विक्ट्री फॉर वन के बारे में बात करते हैं। ये जो जीत है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लड़ाई करने का काम करेंगे। क्या सत्याग्रह में वॉयलेंस और नॉन वॉयलेंस पे बात की गई थी, तो हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, जो नॉन वॉयलेंस के बारे में, यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अहिंसा पर फोकस किया गया था। इस चीज का आपको क्या करना दोस्तों ध्यान में रखना है। अब ये जो भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह चलाया गया था वो आपको कब देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है ये हमें देखने को मिलता है 1917 की बात करते हैं, जो बिहार के चंपारण में। अभी धीरे धीरे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों एक बार यहाँ पर चेक करते हैं हम लोग कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या होता है। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जैन 1915। आप सभी को पता है कि जो महात्मा गांधी थे वो खास तौर पे कहां से आते हैं, 1915 में आप बात करोगे इंडिया, तो 1893 में वो ब्रिटेन से कहां पर जाते हैं आप बात करते हो, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका क्यों जाते हैं, क्योंकि गुजरात के एक व्यापारी होते सेठ अब्दुल्ला, सेठ अब्दुल्ला, इनकी वकालत करने के लिए वो कहां पर जाते हैं, साउथ अफ्रीका में जाते हैं। और साउथ अफ्रीका में जाने के बाद वहां पर देखते हैं कि किस तरीके से जो साउथ अफ्रीका है वो खास तौर पे जो रेशियल सिस्टम है उस चीज को लेकर के काफी ज्यादा पीड़ित है। तो उन्होंने सबसे पहला, अगर आपसे पूछे कि पूरे वर्ल्ड में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर चलाया, तो आपको क्या करना है, 1915 में आपको साउथ अफ्रीका के बारे में बात करनी। लेकिन अगर आपसे इंडिया में पूछता है तो इंडिया में आपको ध्यान में रखना 1917 में जो बिहार में एक जगह है, बिहार के नॉर्थ में ही पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंपारण बोलते हैं। तो ये आपको दोनों चीज में डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। अभी जैसे मैं पॉइंट आगे चल क्लियर करेंगे उसके बाद आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, His historic fight for the Indians in the South Africa was well known। मतलब जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने भारतीयों के लिए वहां पर लड़ाई करने का काम किया। लड़ाई करने का मतलब क्या, उनके अधिकारों की मांग उठाई। मतलब ब्लैक्स एंड व्हाइट्स के बारे में बात करते हैं। जो ब्लैक थे वो क्या थे, डोमिनेटेड थे, और जो व्हाइट्स थे वो क्या थे, डोमिनेटर थे। डोमिनेटर का मतलब क्या होता है, ये शासन करने वाला, और ये शासित जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है। अब यहाँ पर तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, हिज नोबल नोबल मेथड ऑफ मास एजुटेशन नोन एज द सत्याग्रह हैज गिवन द गुड रिजल्ट। मतलब आपको ये पता लगता है कि महात्मा गांधी ने जिस तरीके से सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में किया उसका पॉजिटिव आपको रिजल्ट देखने को मिला।
कैसे देखने को मिला? द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस ऑन द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीडेड ऑफ सर्च फॉर द ट्रूथ। कहने का मतलब क्या है? ये सत्याग्रह का मतलब भी क्या होता है कि सत्य के लिए जो आप क्या कर रहे हो, जो स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब क्या है, आपको सत्य चीजों को लेकर के क्या करना है, आगे बढ़ना है। और किस चीज की तलाश करनी है? नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ, मतलब सच्चाई की खोज करनी है आपको, चाहे कितना भी कैसा भी रास्ता है। उस टाइम पर गांधी जी ने ये कहा था कि हमें कौन सा गलत रास्ता नहीं अपनाना, ना हमें वायलेंस को अपनाना है, हमें सिर्फ किसको अपनाना है? तो आपको ध्यान में रखना है, नॉन वॉयलेंस के बारे में बात करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों मार्कर चेंज करते हैं, हम लोग कलर चेंज करते हैं, बात करते हैं हम सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में। अब ये देखिए, इन 1970 गांधी जी ट्रेवल टू द चंपारण। आगे बात जो मैंने आपको पहले बताया, चंपारण टू बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव क्या है, प्लांटेशन सिस्टम। आप सभी को पता है, पहले भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1917 में जो बिहार में एक जगह है चंपारण, वेस्ट चंपारण के बारे में बात करते हैं, पश्चिमी चंपारण, वहां पर इंडिगो फार्मिंग को लेकर के खास तौर पे गांधी जी को क्या किया जाता है, इनवाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये था कि वन थर्ड वहां पर क्या था, तीन कठिया नीति के बारे में बात करते हैं कि 3 कट्ठा में आप बात करेंगे, 1 कट्ठा पर नील की खेती आपको कंपलसरी था, जिसके कारण से वहां के जो लोग थे काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, किसान परेशान हो चुके थे। क्यों? आप सबको पता है कि एक बार नील की जो खेती है, एक बार जो नील की खेती जिस जमीन पे हो गई, वो जमीन दोबारा फर्टाइल नहीं हो सकती, उस पर आप खेती नहीं कर सकते। तो डे बाय डे अंग्रेज लोग क्या कर रहे थे, उस चीज को आगे बढ़ा रहे थे, तो कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए समस्या थी। तो महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण में किसने बुलाने का काम किया था? ये सवाल नोट कर लीजिएगा। तो आपका नाम, उसका नाम है उस व्यक्ति का आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या शुक्ला आप बोल सकते हो। ही इनवाइटेड गांधी जी टू कम इन चंपारण। क्यों? क्योंकि उनको ये बातें पता थी, किसको आप बात करते हैं, आचार्य राजकुमार शुक्ल को, कि गांधी जी अभी साउथ अफ्रीका से आए हैं और वहां पर जो लोगों के लिए उन्होंने फाइट करी, तो अपने लोगों के लिए डेफिनेटली क्या करेंगे, फाइट करने काम करेंगे, उनके राइट्स के लिए, उनके अधिकार के बारे में बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, द मेथड ऑफ सत्याग्रह वॉज बेस्ड ऑन द आइडिया एंड द समवन इज फाइटिंग फॉर द लिटिल ट्रुथ बिकॉज देर इज नो नीड ऑफ एनी फिजिकल फोर्स टू फाइट ऑपरेशन। गांधी जी का ये कहना था, कैसी भी समस्या है हम बातचीत से क्या कर सकते हैं, चीजों को सुलझा सके। और सेम चीजें यहाँ पर देखने को मिली। क्या गांधी जी को यहाँ पर समस्या नहीं है? मैं इस पॉइंट के आखिरी में आप लोगों को एक चीज डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा क्या है, हेल्पफुल रहेगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर, गांधी जी बिलीव दैट द सत्याग्रही कुड विन अ बैटल, सत्याग्रही कुड विन बैटल विद नॉन वायलेंस एग्जाम विदाउट बीइंग द अग्रेसिव एंड द रिवेंजफुल। मतलब गांधी जी ये चाहते थे, और गांधी जी का ये मानना था कि कोई भी आंदोलन को हम जब तक जीत सकते हैं जब तक हमारे पास क्या है, नॉन वायलेंस वाले सिस्टम को और पेशेंस हमारे अंदर है, और हमें अग्रेसिव नहीं हो, हमें आक्रामक नहीं होना, हमें बदले की भावना से कोई भी आंदोलन में भाग नहीं लेना है या कोई भी आंदोलन शुरू नहीं करना है। उसके बाद हम बात करते हैं अब इधर, इम्पैक्ट ऑफ सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द गांधी जी। ये जो सत्याग्रह है पूरे भारत के अंदर कितनी बार किए गए? सबसे पहला भारत में 1917 में, बिहार के चंपारण में 1918 में, गुजरात के खेड़ा में 1918 में ही, 1918 में ही आपको गुजरात के, आप बात करते हो कहां पर, अहमदाबाद में। अभी मैं बताता हूं उसमें क्या क्या चीजें थी। पीजेंट्स मूवमेंट इन चंपारण बिहार 1917, पीजेंट्स मूवमेंट इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ये बात मैंने आपको बताई अभी। खेड़ा मतलब क्या है, मिल मजदूर की बात करते हैं। ये मिल वर्कर्स मूवमेंट इन द अहमदाबाद, यहाँ पर मिल वर्कर है और यहाँ पर सैलरी को लेकर के गांधी जी ने क्या किया था, विरोध करने का काम किया था। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो टोटल 3 चीजें हैं, महात्मा गांधी ने भारत में 3 सत्याग्रह करी, जिनका 1917, 1918 और 1918 में आपको 2 मूवमेंट देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो रोलट एक्ट है, रोलट एक्ट 1919 के बारे में बात करते हैं। ये रोलट एक्ट क्या था 1919, एक बार आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे भारत के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, काला कानून के नाम से जाना जाता है। इसको शुरू करने से पहले एक मैं इसमें थ्रोबैक दे देता हूं आप लोगों को, क्या कि भारत के अंदर जो सत्याग्रह है सबसे पहले किसने शुरू किया, आप बात करते हैं महात्मा गांधी ने। किसके द्वारा ये शुरू करवाया गया, आप बात करते हो आचार्य राजकुमार शुक्ला इनवाइटेड महात्मा गांधी टू कम इन बिहार टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स, प्रॉब्लम वाज इंडिगो फार्मिंग बाय द ब्रिटिशर्स, है ना। तो अब आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि क्या महात्मा गांधी को वहां पर सफलता मिली, तो आपको बिल्कुल कहना है कि जी हाँ, वहां पर महात्मा गांधी क्या हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, और वहां पर जो इंडिगो फार्मिंग है वो क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब ये रोलट एक्ट क्या है,
मतलब जिसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं, मतलब अंग्रेजों के द्वारा ये बनाया गया कानून था, इसमें क्या भारतीयों द्वारा इसका विरोध किया गया? बिल्कुल किया गया। देखिए आप एक बार, द रोलट एक्ट वाज पास बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1919। 1919 के विधानसभा, अब बात करते हैं परिषद में, इस कानून को पास कर दिया गया, जिसका मेन मोटो क्या था? द इंडियन मेंबर्स डिड नॉट सपोर्ट एक्ट बट इट वाज पास। इसमें जो इंडियन मेंबर्स थे उनकी कोई भी सपोर्ट नहीं लिया गया, उनका कोई भी सजेशन नहीं लिया गया, फिर भी इस चीज को क्या कर दिया गया? पास कर दिया गया। इसका मतलब ये पता लगता है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं के वेलफेयर के लिए कौन सा कानून बनाया गया था? रोलट एक्ट बनाया गया था। अब इसका भारत में क्या होगा? विरोध भी होगा, आप लोग देखते चलिए। द एक्ट गेव enormous power to the British government to repress the political activities। सिंपल तरीका क्या है? अब ब्रिटिशर्स को ये पावर दे दी गई कि भारत के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर कोई भी अगर क्या करता है, प्रोटेस्ट करता है, तो डायरेक्टली उसको उठा करके क्या कर दिया जा सकता है? जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, जिसको आप लोग किस नाम से जानेंगे? प्रीवेंटिव डिटेंशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में बात करते हैं, सॉरी, निवारक नजरबंदी के बारे में बात करते हैं। इस चीज का आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। जैसे अब यहाँ पर क्या हुआ, आप लोग देखिए, इट अलाउ द अटेंशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट द ट्रायल फॉर द 2 years। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस कानून का विरोध करते हैं तो आपको जबरदस्ती उठा करके 2 साल के लिए आपको जेल में क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गांधी सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलट एक्ट। कहने का मतलब क्या है? गांधी सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलट एक्ट। महात्मा गांधी ने इस काला कानून यानी कि रोलट एक्ट का क्या किया गया था? विरोध किया गया था उनके द्वारा, क्योंकि उनको भी ये बातें पता थी कि भारतीयों को कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स है वो क्या कर रहे हैं? सप्रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो पहला पॉइंट इसमें दिया हुआ है, ऑन 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी लॉन्च्ड अ नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द क्या है? प्रपोज्ड रोलट एक्ट। मतलब 1919 में जो रोलट एक्ट पास किया गया था उसके विरोध में महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को ही क्या कर दिया गया? रोलट एक्ट के खिलाफ कानून पास कर दिया और विरोध करना शुरू कर दिया। द कॉल ऑफ स्ट्राइक ऑन द 6 अप्रैल गॉट अ ह्यूज रिस्पॉन्स। मतलब 6 अप्रैल को गांधी जी के इस प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा लोगों ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान है, चाहे वो बच्चे हैं, मतलब हर एक कैटेगरी के जो सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं उन सभी ने क्या किया? इसमें पार्टिसिपेट करने का काम किया। अब बात करते हैं दोस्तों, पीपल केम आउट इन द सपोर्ट ऑफ द वेरियस सिटीज, शॉप्स वर द शट डाउन एंड द वर्कर्स इन द रैली, रेलवे वर्कर्स वेंट ऑन द स्ट्राइक। मतलब आपको चीजें ये समझनी है क्या कि गांधी जी ने जिस तरीके से गांधी जी ने क्या किया था, ये रोलट जो एक्ट था इसका विरोध किया, तो विरोध करने में सपोर्ट किसका होगा? वर्कर्स का होगा। वर्कर्स में कौन हो जाएंगे? मिल वर्कर्स हो जाएंगे, पीजेंट्स हो जाएंगे, आप बात करेंगे। उसके बाद रेलवे वर्कर्स की बात करते हैं, टीचर्स हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है? डॉक्टर्स हो जाएंगे। डॉक्टर्स लोगों ने कहाँ पर जाना छोड़ दिया? हॉस्पिटल्स में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने कहाँ पर? वकालत छोड़ दी। टीचर्स स्कूल में जाना छोड़ दिया। आप बात करेंगे जो मजदूर थे उन्होंने मजदूरी करना छोड़ दिया। ये क्या है? दी ऑल दीज आर द काइंड ऑफ प्रोटेस्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ये सभी क्या क्यों कर रहे थे? सेवरल लोकल लीडर्स आर अरेस्टेड। अब कहने का मतलब क्या है कि जो लोकल लीडर्स थे उसको क्या कर लिया गया? अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी वॉज द बार्ड फ्रॉम द एंटरिंग द दिल्ली। कहने का मतलब क्या है? महात्मा गांधी क्या होते गए? इन सबको छुड़ाने के लिए दिल्ली में क्या हो गए? एंटर हो गए। क्योंकि ये रोलट एक्ट आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा था? इसका जो संबंध है खास तौर पर यहाँ पर आपको पंजाब देखने को मिलता है। पंजाब में कहाँ पर? अमृतसर की बात करते हैं, जहां पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, अभी मैं आगे वो आप लोग कराऊंगा, वो आप लोग क्या करेंगे फिर देखेंगे। वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहे, आप लोगों को कहीं और से जाने की जरूरत नहीं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 10th क्लास के लिए ही है, ये जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एनसीईआरटी से ही उठाए गए सारे पॉइंट्स है और यहीं से जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो आप लोगों को किसी भी हाल में क्या करना है? नोट करना है, क्योंकि ये आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है गाइस। जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो 10th वालों, खास तौर पे आप लोगों के लिए 3 नंबर का सवाल बन जाता है और इस बात को आपको क्या कर लेना? स्टार मार्क लगा लेना। ये सवाल बनता है, क्या क्या बनता है मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली बात, 10th of April 1919 इन अमृतसर द पुलिस फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। कहने का मतलब क्या है कि 10 अप्रैल को यहाँ पर 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जो पुलिस वाले थे वो पीसफुल, जो शांति तरीके से क्या कर रहे थे, जो लोग अपना, खास तौर पे वैशाखी का या आप बात कर सकते कोई भी अपना प्रोग्राम कर रहे थे, कार्यक्रम कर रहे थे, जबरदस्ती उन ऊपर क्या कर दिया गया? फायर कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर 10th of April नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए? आप बात करते हैं 13th of April।
क्योंकि जलियांवाला बाग कब हुआ, घटना कब हुई थी, 13 अप्रैल 1919। दिस दिस प्रोवोक्ड द वाइड स्प्रेड अटैक द गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट, मतलब जो भारतीय लोगों के द्वारा भी जो सरकार थे उसके ऊपर अटैक किया गया। मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन अमृतसर एंड द कमांड टू द एरिया वाज गिवन टू द जनरल डायर। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, आप लोगों ने पहले सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो अमृतसर में क्या लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ ये वो कानून था जिसमें बहुत सारे लोग, गांधी जी ने कहा था ना कोई अपील ना कोई दलील और ना कोई वकील के बारे में बात, ना कोई अपील ना दलील ना वकील। मतलब इसमें आपको डायरेक्ट अगर आप शक हो गया कि आप अगर ब्रिटिश अंपायर के खिलाफ क्या कर रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको उठाया जाएगा और जेल के अंदर रख दिया जाएगा। द इनफेमस शॉकिंग द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस द 13th of April विच वॉज बैसाखी इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब। मतलब 13 अप्रैल का वो दिन था जो पंजाब के लोग अमृतसर में क्या कर रहे थे, बैसाखी मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। वहीं पर जनरल डायर जाकर के क्या कर देता है, गोली चला देता है। देखिए कैसे, अ क्राउड ऑफ विलेजर्स केम टू द पार्टिसिपेट इन द फेयर जलियांवाला बाग। ये जलियांवाला बाग में लोग क्या आते हैं, बैसाखी मनाने के लिए आते हैं। इट वॉज एनक्लोज्ड फ्रॉम द ऑल साइड्स एंड द नैरो एंट्री पॉइंट्स। मतलब जैसे ही ये बातें जनरल डायर को पता लगती है, वो जलियांवाला बाग में जाता है, वहां के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है सारे को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है और वहां पर अंधाधुंध क्या करता है, फायरिंग करता है। जनरल डायर ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड द ओपन फायर ऑन द क्राउड। अब यहाँ पर जाते ही वो डायरेक्ट क्या कर देता है, सब पर गोली बरसाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। किसी को कोई मौका नहीं दिया जाता। 100 ऑफ पीपल वो द किल्ड इन दैट इंसिडेंट। मतलब यहाँ पर तो लिखा हुआ 100, लेकिन 1000 में वहां पर लोग क्या किए गए थे, मारे गए थे। अलग अलग आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे, अलग अलग न्यूज पेपर्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये पता लगेगा कि जो जलियांवाला बाग का कोई एक्यूरेट नंबर नहीं है। किसका आप बात करते हो, मास किलिंग का। किसके द्वारा किया गया है आप बात करेंगे, जलियांवाला बाग में जनरल डायर के द्वारा। जो पब्लिक रिएक्शन टू द इंसिडेंट टुक अ वायलेंट टर्न इन द मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन्स। जब ये घटना के बारे में पूरे भारत में पता लगी, स्पेशली नॉर्थ की बात करते हैं, तो सब लोगों ने इसका विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। द गवर्नमेंट वाज द क्वाइट ब्रूटल इन इट्स रिस्पॉन्स। मतलब अंग्रेज को तो पता ही था कि उनके सहपाठी ने, आप बात करते हो जो जनरल डायर था, उन्होंने क्या किया है, ये घटनाओं को अंजाम दिया है और उनको क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है, ब्रिटेन भगा दिया जाता है। इस चीज के चक्कर में भारतीयों के द्वारा इनका क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। जो अंग्रेजी सरकार के पास, हुकूमत के पास कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता है। थिंग्स टॉट द हाईली वॉयलेंस। अब लोग खास तौर पे हिंसा करने को तैयार थे, क्योंकि हमारे सामने आप बात करोगे, अगर किसी को कोई मारता है तो आप कितना भी नॉन वायलेंटिव हो या अहिंसात्मक हो, आप हिंसा को जरूर अपनाएंगे, क्योंकि उस टाइम पर हमारा दिमाग जो सडन क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट एज ही डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू द वायलेंस। कहने का मतलब क्या है, महात्मा गांधी ने ये जो सत्याग्रह वाला था, ये खास तौर पे जो मार्शल लॉ और लॉर्ड एक्ट के विरुद्ध में जो चलाया था, अब उसको महात्मा गांधी ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्यों, महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को और ज्यादा आगे क्या कर दिया जाए, कंटिन्यू कर दिया जाए। अगर कंटिन्यू किया जाता तो गांधी को ये लगता था कि भी और ज्यादा लोगों की कहीं ना कहीं डेथ ना हो जाए। तो गांधी जी इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा बचते थे। तो इस वाले पॉइंट्स में से आपको क्या क्या ध्यान में रखना है दोस्तों, मैं नोट में एक बार बता देता हूँ आप लोगों को। आप लोग जरूर नोट करिएगा। मैं बार बार आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वाले पॉइंट में आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ एक बार। कौन से वाले में, सत्याग्रह वाले में, देख लीजिए एक बार। सत्याग्रह में सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाले में आपको जलियांवाला बाग ध्यान में रखना है। जलिया, इसमें 13 अप्रैल 1919 की बात करते हैं। इसमें मार्शल लॉ के बारे में आपको ध्यान में रखना है, रॉलेट एक्ट के बारे में आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज आपको ध्यान रखिएगा, जो इसमें मेंशन करना मैं भूल गया, तो आपको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। जो जलियांवाला बाग आप बात करते हो अमृतसर में, वो खास तौर पे दो मोटिव था लोगों का वहां पर जाने का। एक तो वैसाखी मनाने का, दूसरा क्या है, जो उनके नेता थे, उन नेताओं के रिहाई के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए भी वो लोग क्या हुए थे, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। वो कौन से दो नेता थे, तो यहाँ पर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल के बारे में बात करते हैं। इन दोनों को ब्रिटिश हुकूमत ने क्या कर रखा था, गिरफ्तार का था। तो लगे हाथ उन्होंने वहां पर इसका विरोध करना, प्लस वैसाखी मनाने के लिए क्या हो गए थे, खास तौर पे विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को ये बात बुरी लगी कि अभी तो इनकी संख्या कम है, अगर हम लोगों ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, इनके रिएक्शन पे आप बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए उन्होंने खास तौर पर इतने लोगों की आप बात करते हैं जान ले ली।
अब यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, हम बात कर लेते हैं यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट के बारे में, कि भारत के अंदर जो खिलाफत मूवमेंट है ये कब स्टार्ट किया गया, 1919 में। क्यों किया गया एक बार देख लेते हैं। द खिलाफत इशू गिव द महात्मा गांधी एन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम इन द कॉमन प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है, खिलाफत आंदोलन एक प्लस पॉइंट किस लिए था भारतीय नजरिए से, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है जो हिंदू प्लस मुस्लिम को एक करने के लिए महात्मा गांधी के पास एक बहुत बड़ी अवसर या अपॉर्चुनिटी सामने आई थी। क्यों, द ऑटोमन तुर्की वॉज द बैडली डिफीटेड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मतलब आप सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो तुर्की थे, तुर्की हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, इनको अलाइड पावर ने क्या कर दिया था, हरा दिया। अलाइड पावर इन द सेंस अमेरिका हो गया, उसके बाद आप बात करते हो ब्रिटेन हो गया, रूस हो गया, फ्रांस हो गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान भी अलाइड पावर की ओर था। तो जब ये हार गया तो उन्होंने मुसलमानों के साथ वहां पर क्या करना शुरू कर दिया, बदसलूकी करना शुरू कर दी। जैसे there were the rumors about the Haas peace treaty likely to impose on the Ottoman emperor who was the spiritual head of the Islamic world, the Khalifa। मतलब यहाँ पर अब मुसलमानों को काफी ज्यादा क्या कर दिया गया, ब्रूटल तरीके से मारा जाने लगा। तो महात्मा गांधी को ये लगा कि भाई ये तो आज वहां पर कर रहा है, ऐसा आगे चल के भारत में भी ऐसी कोई घटना घट जाती है तो मुसलमान को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो इसलिए यूनाइट होने की काफी ज्यादा क्या थी, जरूरत थी। जैसे खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म इन द बॉम्बे इन 1919। 1919 में, मार्च 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई जिसका मेन काम क्या था, तो डिफेंड द खलीफा। मतलब उस खलीफा से अपने आप को क्या करना था, बचाना था, रोक टोक करना था। अब इस चीज के लिए भारत के अंदर दो अली ब्रदर्स आते हैं जिसका नाम होता है शौकत अली और क्या है, मोहम्मद अली। ये दोनों एक साइड में हो गए मुसलमानों के लिए आप बात करते हो, और हिंदुओं के लिए खासतौर पे आपको कौन देखने को मिलते हैं, गांधी जी देखने को मिलते हैं। तो मतलब हिंदू मुस्लिम को एक करने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा क्या कर दिया था, फोर्स करना शुरू कर दिया था। इसका मतलब लोगों से काफी ज्यादा मिलना जुलना शुरू कर दिया। कैसे, एक बार देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम दोस्तों आगे चलते हैं। दिस कमिटी लीडर द ब्रॉक, यहाँ पर लिखा हुआ मोहम्मद अली एंड शौकत अली के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये जो मैंने आपको नाम बताया था अभी, वही चीजें इधर लिखी हुई हैं। दे आल्सो वांटेड द महात्मा गांधी टू टेक अप द कॉज टू द बिल्ड द यूनाइट मास अटेंशन। ये एक्शन की बात करें, मतलब क्या है, महात्मा गांधी हो, चाहे वो मोहम्मद अली हो, चाहे वो शौकत अली हो, ये दोनों क्या चाहते थे, जो हिंदूज थे प्लस मुस्लिम्स थे वो क्या हो जाए, एक हो जाए। और एक होने के बाद ही ये किसका विरोध करने लग जाए, ये ब्रिटिशर्स का विरोध करने लग जाए, वो भी किस तरीके से, नॉन वॉलेंटिव तरीके से दोस्तों। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। कुल मिलाकर के बात ये है कि यहाँ पर कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन 19 कलकत्ता सेशन इन 19, अब आपको ध्यान में रखना है 20। द रिजोल्यूशन वाज द पास ऑन लॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड द खिलाफत आल्सो फॉर द स्वराज। ये स्वराज का मतलब क्या होता है, स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल की बात करते हैं, मतलब स्वयं का क्या होता है, शासन के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, अब बात कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट किया गया। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। और महात्मा गांधी स्टार्ट करने के पीछे क्या कारण था, इसका ध्यान रखिएगा एक बार। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, असहयोग आंदोलन। इन दिस फेमस बुक हिंद स्वराज, इस बुक का नाम है हिंद स्वराज, जो महात्मा गांधी के द्वारा क्या किया गया, डिक्लेयर किया गया, लिखा गया। ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस एंड had survived the only because of his cooperation. If Indians refused to cooperate, British rule in India would, मतलब कुल मिलाकर के स्वराज में बात ये की गई गांधी के द्वारा कि अगर भारतीयों ने अगर अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दिया तो अंग्रेजी हुकूमत ज्यादा दिनों तक भारत के अंदर टिक नहीं सकती। इसके लिए भारतीयों को क्या करना पड़ेगा, अपने भारतीयों का सपोर्ट करना जरूरी हो जाता है। महात्मा गांधी बिलीव दैट द इंडियंस इफ बिगन्स टू रिफ्यूज द कोऑपरेट एंड द ब्रिटिश रूलर विल हैव नो अदर वे टू लीव इंडिया। मतलब अगर गांधी जी ने कहा कि अगर इतना कर लेते हैं भारतीय लोग तो अंग्रेजों के पास कोई वजह नहीं रह जाएगा कि भारत के अंदर वो क्या हो जाए, टिक पाए। इसलिए उनको क्या करना पड़ेगा, भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। सम ऑफ प्रपोजल्स ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भारत के अंदर जो ये असहयोग आंदोलन चलाया गया उसके पीछे का प्रस्ताव क्या था। सरेंडर द टाइटल्स वो द अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारतीयों का विरोध करने का एक तरीका होता है।
जैसे मान लीजिए रवि है, अब रवि को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एक तमगा दे रखा है, एक टाइटल दे रखा है, मेडल दे रखा है, लेकिन इनके परिवार के साथ गलत हो रहा है, तो क्या करेगा, ये विरोध करने के लिए इस टाइटल को रखेगा या बात करोगे, या उस चीज को छोड़ देगा? इस चीज को छोड़ देगा, मतलब ब्रिटिशर्स के लिए खास तौर पे अपने परिवार की बलि तो नहीं चढ़ाएगा, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर जो भी भारतीयों को टाइटल दिए गए थे उन्होंने क्या कर दिया, वापस दे दिया। बाइकआउट द सिविल सर्विसेज, आर्मी पुलिस कोर्ट्स, मतलब विरोध करने का तरीका क्या है, जो सेना में लोग थे सेना में जाना छोड़ दिया, आप बात करते हो। उसके बाद पुलिस वाले ने थाने में जाना छोड़ दिया, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स ने जाना छोड़ दिया, वकालत किसने छोड़ दिया, बात करते हो वकील ने, स्कूल्स में आप बात करते हो टीचर बच्चों ने जाना छोड़ दिया। तो ये सारे विरोध करने के तरीके होते हैं। फॉरेन गुड्स को वहां पर क्या कर दिया गया, मना कर दिया गया। आप लोग देख सकते हैं, लोकल फॉर वोकल सबसे पहले यहीं पे आया था, गांधी जी ने चरखा चला करके क्या किया था, सूत काटने का काम किया था। डिसओबीडियंस मूवमेंट, इफ द गवर्नमेंट क्या है, परसिस्टेड विद, मतलब क्या है कि अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है तो हम इसके अलावा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाएंगे, जिसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, सीडीएम के नाम से जानेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 में क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों किस चीज के बारे में, अब बात कर लेते हैं डिफरेंट स्टैंड्स विद द मूवमेंट। अब ये डिफरेंट स्टैंड विद द मूवमेंट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टैंड विद द मूवमेंट मतलब जो आंदोलन हुए थे उस आंदोलन में लोग किस तरीके से क्या कर रहे थे, सपोर्ट करने का काम कर रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर देख लेते हैं द मूवमेंट इन द टाउन्स, के शहरों में जो आंदोलन किए गए थे उसका क्या प्रभाव आपको देखने को मिला था। द मिडिल क्लास स्टार्टेड द मूवमेंट एंड द थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट टीचर्स हेडमास्टर्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल कॉलेजेस एंड द लॉयर गिव अप द लीगल प्रैक्टिसेस। कहने का मतलब क्या है कि जो स्कूल्स में किसने जाना छोड़ दिया, स्टूडेंट्स ने और टीचरों ने, लॉयर्स ने कहाँ पर जाना छोड़ दिया, वकालत करनी छोड़ दी। इन द इकोनॉमिक फ्रंट द इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन वर द मोड क्या है, ड्रामेटिक। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स हैंड looms went up on the strike started the boycotting the foreign goods। मतलब क्या है कि जो फैक्ट्रीज में मिल में काम करने वाले जो मजदूर थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने फैक्ट्री जाना बंद कर दिया और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। और तीसरा क्या कर दिया, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, बाइकॉटिंग द फॉरेन गुड्स, मतलब इन्होंने लोकल फॉर वोकल को ज्यादा बढ़ावा दिया और जो विदेशी चीजें थी, जो विदेशी वस्तुएं थी, उसका क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया। बात करते हैं यहाँ पर however the movement clouded down due to the variety of the reasons such as the khadi clothes are the excessive less Indian institution for the students and the teacher to choose from, so they went back to the गवर्नमेंट स्कूल, लॉयर ज्वाइन द बैक इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स। कहने का मतलब क्या है कि अंग्रेजों के द्वारा ये सब मास मूवमेंट देखने के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं इन चीजों को क्या किया, सुधारने की कोशिश करी, जब ही जाकर के भारत के जो लोग थे दोबारा अपने काम पर गए। तो यहाँ पर चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो लोअर क्लास हो, सभी ने क्या किया, एक एक करके उस पर पार्टिसिपेट करने का काम किया दोस्तों। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। बात कर लेते हैं आगे, रिबिलियन इन द कंट्री साइड। वो तो हमने देख लिया कि शहरों में क्या प्रभाव था। अब यहाँ पर कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, देहात के बारे में बात करते हैं या गांव के बारे में बात करते हैं। द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड वेयर द पीजेंट्स एंड द ट्राइबल्स वर डेवलपिंग इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। मतलब गांव में जो रहने वाले, जो खास तौर पे जो किसान थे, जो जनजाति थे, वो अपने आप को डेवलप कर रहे थे अलग अलग हिस्सों में, जैसे नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, चारों डायरेक्शन की बात करते हैं। द पीजेंट्स मूवमेंट स्टार्टेड अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स, मतलब किसानों ने भी तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ क्या करना शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया। हु डिमांडेड द हाई रेंट्स एंड द वैरायटी ऑफ अदर सेसेस। कहने का मतलब क्या है कि जो अमीर लोग थे, खास तौर पे मैं ताकतवर वर्ग के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें ताकतवरों में खास तौर पे क्या, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाते थे, जो किसानों के द्वारा, वहां पर उन चीज का क्या किया गया, विरोध किया गया। इस चीज का आपको ध्यान। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, हम बात करते हैं जमींदार, वो जमींदार जिसके पास जरूरत से ज्यादा जमीन हो। हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू इन जून 1920, 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्टेड गोइंग अराउंड द विलेज इन द अवध। ये अवध आपको कहां पर देखने को मिलता है, ये अवध आपको यूपी में देखने को मिलता है। अंडरस्टैंड द ग्रीवियंस, मतलब लोगों के पास पहुंचे और वहां पर समस्याओं को समझने का प्रयास किया। इन अक्टूबर ही अलोंग विद द फ्री और द सेटअप विद क्या है, अवध किसान सभा विद इन द मंथ 300 ब्रांचेस हैड बीन सेटअप। कहने का मतलब 300 ब्रांचेस खोली गई जो किसानों की समस्याओं को क्या कर पाए, समझ पाए। 1921 पीजेंट मूवमेंट
peasants movements and they gave the houses of the talukdar and the merchants were the attacked, bazaar were looted and the grains board were taken off। मतलब कुल मिलाकर के बात ये है कि किस तरीके से जो किसान लोग थे उन्होंने बाजारों को क्या कर दिया, लूट लेने का काम किया। लूट लेने का इन द सेंस कि मार्केट में पूरे तरीके से कंट्रोल करने का काम किसने किया। अब बात करते हो तो लेबर्स या मजदूर या इसको क्या बोलते हो, किसान। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अर्ली 1920s। अर्ली 1920s का मतलब क्या आपको देखने को मिलता है, 1911 से लेकर के 1920 तक की बात करते हैं। मिलिट्री गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द गार्डन हिल्स ऑफ द आंध्र प्रदेश। ये गोरिल्ला मूवमेंट सर आपको क्या ध्यान में रखना है कि गोरिल्ला मूवमेंट कौन से वाले स्टेट से रिगार्डिंग है, तो आपको ध्यान में रखना है हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश जिसकी राजधानी हैदराबाद की बात करते हैं। द गवर्नमेंट स्टार्टेड क्लोजिंग डाउन फॉरेस्ट एंड द वाइल द लिवलीहुड द ऑफर्ड। मतलब यहाँ पर ध्यान रखना है आप लोगों को, ये गुरिल्ला आंदोलन क्यों किया गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे वो पेड़ों को कटवा रहे थे। पेड़ों को कटवाने के बाद वहां के जो लोग पेड़ पर निर्भर थे उनको क्या कर दिया गया, उनको वहां से फाइनली क्या कर दिया गया, जो रोजगार थे वो छीन रहे थे। इसलिए के कारण लोगों ने क्या कर दिया, वहां पर ये विरोध करना शुरू कर दिया। वाइल लीड बाय द अल्लूरी सीताराम राजू। दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। हु स्टार्टेड या हु लीड गोरिल्ला मूवमेंट, तो आपको ध्यान रखना है अल्लूरी सीताराम राजू, हु क्लेम दैट ही हैड द वैरायटी ऑफ द स्पेशल पावर। इन्होंने कहा कि मेरे पास अलग अलग प्रकार की क्या है, दिव्य शक्तियां हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। दिव्य शक्तियां का मतलब क्या है, आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान में रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो इनिशिएशन जरूरी होता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, बात कर लेते हैं यहाँ पर अब स्वराज इन द प्लांटेशन। सबसे पहली बात दोस्तों, इस स्वराज का मतलब समझिए। स्वराज का मतलब वही होता है सेल्फ रूल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वराज। ये स्व का मतलब क्या होता है, सेल्फ, और राज का मतलब क्या होता है, रूल। एक ऐसा सर्कमस्टांसेस, एक ऐसा माहौल जिसमें आप अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। फॉर द प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम meant a right to move the freely in the out and the retaining the link with the variety of the village from the which they had come। कहने का मतलब क्या है, स्वराज का मतलब ये है कि असम की बात करते हैं, जो असम के मजदूर थे उनके लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब था कि कहीं से भी घूम सकते हैं, कहीं पे भी आ सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी काम कर सकते हैं फ्रीली तरीके से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वराज बोलते हैं। दैट्स व्हाई दे वर डिमांडिंग फॉर देयर ओन स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट की बात करते हैं। Under the inland the emigration of the 1859, the plantation workers were not permitted to leave tea garden without the permission। मतलब क्या है कि ये मान लीजिए ये क्या है, ये टी गार्डन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेबर्स काम कर रहे हैं। तो ये लेबर इस एक्ट के तहत बिना बताए आप छोड़ के नहीं जा सकते, वरना आपके ऊपर और ज्यादा पेनल्टी लगा करके आपके ऊपर और ज्यादा क्या कर दिया जाएगा, अलग अलग प्रकार के केसेस लगा करके आपको बंद कर दिया जाएगा या आपको लूट लिया जाएगा। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। दे हैड दे heard of the non cooperation movement and towards the worker left the plantation and the headed home। मतलब कहने का जैसे ही असम के या बाकी जो स्टेट के जो वर्कर्स थे जिनको ये पता लगा कि जो वाकई में जो इमिग्रेशन, जो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859 है, सॉरी, इसके तहत आप खेतों को नहीं छोड़ सकते, लेकिन जैसे इनको पता लगा कि भारत के अंदर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो चुका, उन्होंने उस चीज को छोड़ करके दे ज्वाइंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। बट द अनफॉर्चुनेटली they never reached their destination and they were caught by the police and brutally beaten up। मतलब ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर असम है, असम में जो लेबर काम कर रहे हैं, अब इनको पता लग गया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूपी। अब यहाँ से ये यहाँ पर आ रहे, बीच में इनको किसके द्वारा पकड़ लिया जाता है, पुलिस प्रशासन के द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि इनको दोबारा क्या कर दिया जाएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से आप बोल सकते हो अंग्रेजों की भाषा में पीटा जाता था, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बोलते तो ब्रूट वाली तरीके से। दोस्तों अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसके बारे में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता क्या है, एक बार आप लोग देख लीजिए। मतलब भारतीयों के द्वारा पहले क्या चलाया गया, पहले सत्याग्रह चलाया गया। आप बात करते हो जो चंपारण की बात कर रहे हैं, सत्याग्रह मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले चंपारण के बारे में बात करते हैं, उसके बाद अहमदाबाद के बारे में बात करते हैं,
खेड़ा और अहमदाबाद। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं, उसके बाद एनसीएम की बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डीसीएम, सीडीएम, सॉरी सीडीएम सीडीएम सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे। ये आपको क्या करना है, सीक्वेंस में आपको याद रखना है। जैसे द ब्रिटिश गवर्नमेंट साइमन कमीशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है, भारत के अंदर कब आता है, 1927 में चलता है, 28 में क्या हो जाता है, फरवरी में पहुंच जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टैट्यूटरी कमिश्नर अंडर द सर जॉन साइमन। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये जो साइमन कमीशन था ये किसके द्वारा गठित किया गया था, सर जॉन साइमन इसका क्या था, अध्यक्ष था। और इसका सरनेम साइमन होने के कारण ही इसका नाम क्या कर रख दिया गया, साइमन कमीशन रख दिया गया। द कमीशन वाज द मेड टू लुक इनटू द फंक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया। साइमन कमीशन इसलिए बनाया गया था कि भारत के अंदर जो भी संवैधानिक प्रणाली है क्या वो ठीक तरीके से काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, इसको देखने के लिए भारत के अंदर ये आपको देखने को मिल रहा था, आया था। Suggested changes, but still all members in the commission were British and the Indian leading the poll the commission। भारतीयों के द्वारा इस साइमन कमीशन का क्या किया गया, विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया, उसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ। विरोध करने के पीछे का मतलब ये था कि साइमन कमीशन में टोटल कितने मेंबर थे, 7। ऑल वर ब्रिटिशर्स, मतलब क्या है कि सातों के साथ क्या थे, अंग्रेज थे। तो भारतीयों का ये कहना था कि मेजोरिटी में आप रखो, माइनॉरिटी में हमारे रखो, 4 आप रख लो अपने, 3 हमारे रख लो। लेकिन ब्रिटिशर ने इस चीज का अपोज किया, जिसके कारण से भारतीयों के द्वारा इन सब का क्या कर दिया, विरोध कर दिया गया। द साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया 1928। अभी मैंने आपको बताया फैब के टाइम पर। इट वाज द जनरेटर द स्लोगन गो बैक, यहाँ पर लिखा हुआ है, खाली गो बैक लिखा हुआ है, लेकिन इसमें लिखना साइमन गो बैक के नारा लगाएंगे, मतलब साइमन वापस जाओ। जब आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम लोग क्या करेंगे, विरोध करने का तो काम करेंगे ही करेंगे। ऑल पार्टी जॉइन प्रोटेस्ट, मतलब भारत की जितने भी पार्टीज थी उस टाइम पर सभी ने क्या कर दिया था, ये जो साइमन गो बैक के नारे लगाए थे उसको सपोर्ट किया था। अक्टूबर 1929 द लॉर्ड इरविन, उस टाइम का ये क्या था, गवर्नर था, आप बात करेंगे। लॉर्ड इरविन अनाउंस द विज आफ्टर द डोमिनियन स्टेट फॉर द इंडिया बट इट वाज नॉट स्पेसिफाइड, मतलब भारत को एक अलग राज्य का दर्जा देने की बात कही गई थी किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा, लेकिन उसमें कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया था। ये डोमिनियन स्टेट आपको ध्यान में रखना है, या स्टेटस आपको ध्यान में रखना है, किसके द्वारा, लॉर्ड इरविन के द्वारा। He has also offered to hold a round table conference discuss the future constitution। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है दोस्तों, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या था, ये इसलिए इंग्लैंड में क्या बोलते हैं उसको, इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, अब बात करेंगे, ताकि भारत के अंदर जो संविधान है उसको किस तरीके से बेहतर किया जा सके। अब आप सभी को पता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने कब हुआ था, 1930, 1931, 1932 की बात करते हैं। तो महात्मा गांधी अकेले कांग्रेस के ऐसे नेता थे जिन्होंने सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या किया था, अपने आप को पार्टिसिपेट किया था। अब बात कर लेते हैं हम लोग द साल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जो साल्ट मार्च के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से साल्ट मार्च में किस तरीके से आपको कब शुरुआत हुई, कब देखना है। तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल, कब की बात कर रहे हो, 1930 की बात कर रहे हैं। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल यानी कि कितने दिन तक था ये 24 दिन का था। कितने मील इसमें लोग चले थे गांधी जी के सपोर्ट के साथ साथ, यहाँ पर आपको 241 मील आपको देखने को मिलता है। कितने फॉलोअर्स थे इनके, अनुयायी थे 78। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है किसमें, साल्ट मार्च में। साल्ट मार्च क्यों हुआ, तो मैं वैसे ओवरऑल आपको आइडिया दे देता हूँ। ओवरऑल आइडिया ये था कि खास तौर पे साल्ट मार्च मतलब भारत के अंदर जो नमक कानून थे, टैक्स काफी ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, तो भारतीयों के द्वारा इस चीज का क्या किया गया, विरोध किया गया। मान लीजिए नमक की वैल्यू क्या है, 10 रुपए, अब उसको बढ़ा करके आप 30 रुपए कर रहे हो, तो 10 रुपए में पहले नहीं खरीद पा रहे थे, अब 30 रुपए में कहाँ से खरीद पाएंगे। तो इस चीज का गरीबों के द्वारा गांधी जी और बाकी नेताओं के द्वारा इस चीज का क्या कर दिया, विरोध, क्योंकि नमक ऐसा इसेंशियल कमोडिटी है जिसके कारण से हम लोग क्या नहीं कर सकते भी, खाने में टेस्ट पता ही नहीं कर सकते, है ना।
महात्मा गांधी बिलीव दैट साल्ट कुड बी द पावरफुल द सिंबल टू यूनाइट द होल नेशन। कहने का मतलब क्या है, महात्मा गांधी को ये लगता था, उनको भरोसा था कि ये साल्ट मार्च के माध्यम से ही हम लोग पूरे भारत को क्या कर सकते हैं, एक करने की स्थापना को साकार कर सकते हैं। मोस्ट पीपल इंक्लूडिंग द ब्रिटिश सपोर्टेड द आइडिया एबोलिशन ऑफ द सॉल्ट टैक्सेस। कहने का मतलब क्या, बहुत सारे लोगों ने सॉल्ट टैक्स को क्या कर दिया का काम किया था, सॉल्ट टैक्स को खास तौर पे खत्म करने के लिए उन्होंने काफी ज्यादा क्या किया था, डिमांड किया था। इस चीज का आपको ध्यान में रखना, और गांधी जी के साथ जुड़े थे। मैनी डिमांड्स वर रेज्ड बाय द गांधी जी थ्रू द लेटर ऑफ क्या है, वायसराय इरविन। मतलब लॉर्ड जो इरविन था उस टाइम का वायसराय था, उसके सामने गांधी जी के द्वारा प्रपोजल रखा गया, लेकिन ही डिनाइड द प्रपोजल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गांधी जी। साल्ट मार्च एंड द दांडी मार्च, साल्ट मार्च बोल दो आप, या तो नमक कानून बोल दो, या तो आप बात कर सकते हैं नमक यात्रा, या तो दांडी मार्च बोल दो, दोनों एक ही नाम है। तो ये कब स्टार्ट किया गया था, 12 मार्च, मैंने अभी बताया। ये कंपनीड बाय द 78 वॉलंटियर्स, उसके 78 अनुयायी थे गांधी जी के साथ जो चले थे। 24 दिन का समय लगा था। 240 माइल, आपको एनसीईआरटी में कितना, 241 माइल आपको देखने को मिलता है। इस चीज का ध्यान रखना ही क्या है, डिस्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे शुरू कब हुआ था ये, मैनी ऑफ देम ऑन 6 अप्रैल 1930 गांधी जी ceremonially violated the law and manufacturing the first full of the salt। कहने का मतलब क्या है, 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल, तो ये कहाँ पर पहुंचता है, दांडी पहुंचता है। दांडी में एक मुट्ठी नमक उठा करके वो क्या करते हैं, चीजों का विरोध करते हैं, जिसके कारण से भारत के अंदर अंग्रेज लोग क्या हो जाते हैं, थोड़े से डगमगा से जाते हैं, और इस कानून को तोड़ने के बाद भारत के अंदर जो खुद के लोगों के पास क्या हो गए कानून, किस चीज को बनाने के, नमक बनाने। थाउजेंड ऑफ द पीपल ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब हजारों की संख्या में लोगों ने भारत के अंदर अलग अलग भागों में क्या करने का शुरू काम किया, कानून, नमक कानून तोड़ने का काम किया। पीपल डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सॉल्ट क्या है, फैक्ट्रीज। मतलब खास तौर पे लोगों ने अंग्रेजों की फैक्ट्री के सामने क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट, मतलब उनका विरोध करने का काम किया। फॉरेन क्लोथ्स वर द बाइकॉटेड। सबसे पहला तरीका क्या होता है विरोध करने का, कि जो बाहर से वस्तुएं आ रही, जो विदेशी चीजें, उसका बहिष्कार कर दो और इंडियन चीजों का क्या करो, इस्तेमाल करो। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू। अब किसानों ने क्या कर दिया, कर देने से मना कर दिया। विलेज ऑफिशियल रिजाइन, जो गांव में जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। ट्राइबल पीपल वायलेटेड द फॉरेस्ट लॉ। जो जंगली लोग थे, जंगली मतलब जनजातीय लोग थे, उन्होंने जंगली नियम को, यानी कि वन से संबंधित जितने भी कानून थे उसका मानने से क्या कर दिया, विरोध कर दिया। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में। दोस्तों एक बार देख लीजिए ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें टोटल मिलाकर के 3 कॉन्फ्रेंस हुए थे, 1930, 1931 और 1932। कहां पर आयोजित हुए थे, लंदन के बारे में बात करते, ध्यान रखिएगा। When things began to take the violent turn, the महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मोमेंट। मतलब जब चीजें कहीं ना कहीं क्या हो, काफी ज्यादा हिंसात्मक हो गई, तो गांधी जी की आदत रही है, कोई भी आंदोलन अगर वो करते हैं वो हिंसा की ओर बढ़ता है, तो उस आंदोलन को क्या कर देते हैं, वहीं पर क्विट कर देते हैं। ही साइन द पैक्ट, आपको ध्यान में रखना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। कब हुआ था ये, 5 मार्च 1931 की बात करते हैं, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे एज पर द पैक्ट, इस संधि के अनुसार गांधी अग्रीड टू पार्टिसिपेट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। इन lieu of that गवर्नमेंट अग्री टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। अब ध्यान रखिएगा, गांधी जी इस चीज को लेकर के क्यों अग्री हुआ कि वो इंग्लैंड में जो लंदन में जो होने वाली जो खासतौर पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार क्यों हुए, क्योंकि उनका ये कहना था कि जो भी हमारे राजनीतिक लोगों को, नेताओं को आपने गिरफ्तार कर रखा, उनको छोड़ दो, उसके बाद हम पार्टिसिपेट करेंगे, तो अंग्रेज भी खुश और उधर आप बात करेंगे महात्मा गांधी भी हैप्पी। महात्मा गांधी वेंट टू द लंदन इन दिसंबर 1931। मैंने क्या बताया था आपको अभी कि पहला हुआ था 30 में, दूसरा क्या हुआ था 31 में, तो दूसरे में पार्टिसिपेट किसने किया था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की तरफ से इकलौते थे गांधी जी। द नेगोशिएशन broke down and the Gandhi ji had to return with the disappointment when the Gandhi back to the India. He found what most of the leaders were put in the jail। देखिए जो अंग्रेज किसी के सगे नहीं थे, ये अपने बात के पक्के नहीं थे। गांधी जी को कहा कि हम, अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हम आपके प्रिजनर्स को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन गांधी जी को ये बातें पता लगती कि अभी तक ऐसा नहीं हुआ, तो वो क्या हो जाते, वहां से आ जाते। कांग्रेस हैड बीन
डिक्लेयर द इलीगल, मतलब कांग्रेस ने इस चीज को क्या कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। मैनी मेजर्स वो द टेकन टू प्रिवेंट द मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन बाइकॉट्स, मतलब इन सब चीजों का विरोध करने के लिए भारतीयों के द्वारा क्या किया गया, आंदोलन किया गया, सभाएं की गई, जिसके कारण से लोगों में एकजुटता की भावना पैदा की जा रही थी। और भारत के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को क्या कर दिया गया, रीलॉन्च कर दिया गया। द मूवमेंट हैड लॉस्ट इट्स द मोमेंटम, कहने का मतलब क्या है, आप पूरे साल पढ़िए और आखिरी के 1-2 महीने या 3 महीने में पढ़िए तो क्या मोमेंटम आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। सेम चीज है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी जरूरी है, चाहे आप पूरे साल पढ़िए, आप बात करिए, या 3 महीने पढ़िए, इट्स अप टू यू, तो आपको खुद ही उस टाइम के हिसाब से रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम इसमें बात करते हैं पूरा ओवरऑल मिला करके, तो ओवरऑल मिला करके मुद्दा क्या है, हाउ पार्टिसिपेट सॉ द मोमेंट, मतलब इस मोमेंट में आपको ये देखना है कि किस तरीके से लोगों ने क्या किया, विरोध किया। अब गांधी जी थे और गांधी जी के साथ साथ क्या थे, भैया सिविलियन थे। तो यहाँ पर अंग्रेज लोग किसी भी बात के क्या नहीं थे भैया, पक्के नहीं थे। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। मतलब टोटल मिलाकर के बात ये है, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया। फिर जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाते इसको समाप्त कर दिया गया। जैसे गांधी जी को पता लगता है कि 1931 में जाते कि यहाँ पर भारत के अंदर दोबारा उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, ब्रूटल रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोग गिरफ्तार करके किया जा चुका है, तो वो वहां पर से आ जाते हैं और दोबारा 1934 में क्या कर देते हैं, दे स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब यहाँ पर लिखा हुआ है लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब जो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसकी सीमाएं क्या थी, इस सीमा के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। दलित्स एड्रेसेस एंड द अनटचेबल वर नॉट मूव्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्वराज, कहने का मतलब क्या है कि जो स्वराज का मतलब यही था, सेल्फ रूल की बात करते हैं, जिसमें दलितों को क्या किया गया था और अछूतों को वंचित रखा गया था। तो इसमें कौन आएंगे, इसमें आएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। पूना पैक्ट होगा यहाँ पर भी, आप देखिएगा। महात्मा गांधी यूज टू कॉल देम द हरिजन्स, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, हु कॉल हरिजन्स फॉर द ट्राइबल्स और लोकल क्लासेस, तो आपको ध्यान में रखना है, हरिजन महात्मा गांधी ने कहा था। चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जो हरिजन का मतलब क्या है, भगवान के बच्चे आप बात करेंगे, विदाउट हुम द स्वराज कुड नॉट बी अचीव्ड, मतलब गांधी जी ने ये कहा चाहे वो दलित हो चाहे वो गरीब हो, अगर इनको आजादी नहीं है तो नहीं के बाद क्या है, उन सबको किसी को भी आजादी का मतलब सही तरीके से पता नहीं है। तो इन्होंने कहा कि यही लोग तो भगवान के बच्चे, अगर इनको आजादी नहीं मिले इसका मतलब स्वराज का हम लोगों को पाना बिल्कुल क्या है, व्यर्थ है। मतलब इन्होंने किस चीज पर बात किया, जो हम आज के टाइम पर आर्टिकल 14 पढ़ते हैं, राइट टू इक्वालिटी, गांधी जी पहले इस चीज पर क्या कर चुके थे, बातचीत कर चुके थे। ही ऑर्गेनाइज्ड द सत्याग्रह फॉर द अनटचेबल बट दे वर टेकन, दे वर कीन ऑन डिफरेंट पॉलिटिकल सिचुएशन प्रॉब्लम्स कम्युनिटी, कहने का मतलब क्या है, गांधी जी हर एक समस्या को लेकर के काफी ज्यादा कीन थे, इच्छुक थे, डिजायरेबल थे कि आखिर समस्या हो कहाँ रही है। अपने लोग जब लोगों के साथ विरोध करेंगे तो फॉरेन वालों के लिए तो काम आसान हो जाएगा, इसलिए आपस में लोगों का साथ में रहना बेहद जरूरी हो जाता है। यहाँ पर देखिए वाली लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप नोट डाउन करिएगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हु ऑर्गेनाइज अ दलित इनटू अ डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन इन 1930 clashes with the Mahatma Gandhi at the second round table conference by the demanding the separated electorates for the Dalit। महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राउंड टेबल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में पार्टिसिपेट किया था, गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ सेकंड में। तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, इन्होंने किस चीज की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ दलित्स की बात करते हैं, रिजर्वेशन ऑफ दलित्स की बात करते हैं, कि भारत में जो दलित है उनके लिए एक अलग सेपरेट राज्य बनाया जाए या अलग चुनाव निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाए जहां पर उनको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बीच में यहाँ पर अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है, पूना पैक्ट 1932, 24 सितंबर 1932 में डिप्रेस क्लासेस लेटर और नोन एज द शेड्यूल कास्ट, जिसको हम आज के टाइम पर एससी बोलते हैं, रिजर्व सीट इन द प्रोविंशियल इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधानसभा परिषद में खास तौर पे जो एससी थे और एसटी थे इनको क्या कर दिया गया, आरक्षण की बात की गई, जो कहीं ना कहीं उनके लिए सही था। आफ्टर द डिक्लाइन of the non-cooperation खिलाफत movement, Muslim felt the alienated in the Congress due to the relation between the Hindus and Muslim percent, मतलब देखिए भारत में शुरू से ही समस्या आ रही है। अगर हम बात कर लेते हैं हिंदू मुस्लिम वाला,
ये स्टार्टिंग से है, लेकिन पहले कम था। अभी के टाइम पर नेताओं ने इन चीजों को क्या कर दिया है, काफी ज्यादा पर्सनल यूज के लिए हिंदू और मुसलमानों, सिख ईसाई क्या हो गए, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये आप सभी को पता है क्या मसला है क्या नहीं है। दूसरा हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ये कौन थे, जो अभी पाकिस्तान के पप्पा माने जाते हैं, या पाकिस्तान के पिताजी कहे जाते हैं, या फादर कहे जाते हैं। विलिंग टू गिव अप द डिमांड द सेपरेट इलेक्टेड्स इफ मुस्लिम। देखो कुल मिलाकर के बात ये है, ये मोहम्मद अली जिन्ना, इनको इस बात का डर था कि अगर हम लोग अगर अभी अलग नहीं हुए हिंदुओं से, तो आने वाले टाइम पर भारत आजाद होकर के हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा, और हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा तो मुसलमानों को क्या कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा, अलग नजरअंदाज कर दिया जाएगा। इसलिए कारण इन्होंने किस चीज की मांग करी थी, आप बात करते हैं, इन्होंने अलग पाकिस्तान यानी कि अलग देश की मांग करी थी। और पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, चौधरी रहमत अली के बारे में बात करते हैं, तो इस वर्ड का आपको ध्यान रखना है। हु फर्स्टली यूज द नेम पाकिस्तान, तो आपको ध्यान रखना है CRA, चौधरी रहमत अली। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1928 में MR जंकर हिंदू महाराष्ट्र स्ट्रांगली अपोज द एफर्ट एट कॉम्प्रोमाइज। देखिए कहने का मतलब क्या है, भारत के अंदर शुरू से ही अच्छे लोग हैं और शुरू से ही बुरे लोग हैं। कहने का मतलब क्या है, जो भी यूनिटी की बात करे इसका मतलब वो देश हित की बात कर रहे हैं, जो भी सेपरेशन की बात कर रहे हैं वो देश के अगेंस्ट में बात कर रहे हैं। तो इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये कलेक्टिव बिलोंगिंग का मतलब क्या होता है कि लोग किस तरीके से क्या करेंगे, साथ में आने का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है किस किस चीज को लेकर के। यहाँ पर बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, ये कौन थे, हु रोट आर नेशनल सॉन्ग के बारे में बात करते हैं कि भारत के अंदर जो राष्ट्रगीत है वो किसने लिखी थी। तो आपको ध्यान रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, BCCC। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे यहाँ पर डिजाइन किया गया ट्राई कलर के बारे में बात करते हैं, जिसमें क्या होगा, रेड ग्रीन येलो। लेकिन यहाँ पर अब आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास क्या होता है, ऑरेंज होता है, सैफरन जिसको बोलते हो आप। उसके बाद क्या होता है, व्हाइट देखने को मिलता है। उसके बाद आपको क्या देखने को मिलता है, ग्रीन देखने को मिलता है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो ये चैप्टर था दोस्तों। कंक्लूजन में हम बात यही कह सकते हैं, इन द फर्स्ट हाफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ 1910 से लेकर के 1920, द वेरियस ग्रुप एंड द क्लासेस ऑफ इंडियन केम टुगेदर, कि अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग क्या हुए, साथ में आए फॉर द स्ट्रगल इंडिपेंडेंस। द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी अटेम्प्ट टू रिजॉल्व द डिफरेंट एंड शो द डिमांड ऑफ द वन ऑफ द ग्रुप डिडंट एलिमिनेट अनदर। कहने का मतलब क्या है, गांधी जी के द्वारा जो पार्टिसिपेट नहीं किया जा रहा था उनको क्या किया जा रहा था, बुलाने की कोशिश की जा रही थी कि जितने ज्यादा हम एक होंगे हम अंग्रेजों का प्रॉपर तरीके से क्या कर पाएंगे, विरोध कर पाएंगे और अंग्रेजों को तोड़ने का काम करेंगे। तोड़ने का मतलब क्या, उनको झुकाने का काम करेंगे। In other words, what was the emerging was a waiting with the many voices wanting freedom from the colonial rule। और हर कोई क्या चाह रहा था, इस colonial rule से क्या चाह रहा था, आजादी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपनिवेशी व्यवस्था से हर कोई क्या चाह रहा था, आजादी। उपनिवेशी होता है क्या, कॉलोनी क्या होता है, वन ए सिंगल कंट्री कंट्रोल ऑन अदर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चर। इस तरीके से मतलब जब कोई एक देश दूसरे कंट्री पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। नियंत्रण कैसे करता है, खासतौर पे आप बात करते हैं नियंत्रण का मतलब आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, सांस्कृतिक रूप में। मैं बता देता हूँ, जैसे मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया के ऊपर क्या कर रखा था, अपना कॉलोनी स्थापित कर रखा था। इकोनॉमिकल अभी मैंने बोला कि बिजनेस यहीं से चला रहे थे। पॉलिटिकल का मतलब अपनी आइडियोलॉजी को यहीं स्प्रेड कर रहे थे। सोशल का मतलब क्या है, अपने तरीके से समाज को रन करने का काम करते, रहना सहना, खाना पीना, उठना बैठना, जो आपको कल्चर में भी देखने को मिलता है, जिसमें आपकी भाषा भी आ जाती है। तो यहाँ पर वो लोग क्या बोलते थे, हिंदी बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे। नॉर्मल अपने इंग्लिश भाषा का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये आप लोगों का पूरा 1 घंटे का क्या था, वीडियो था। इसको आपको देखने के बाद कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इसको दोबारा देखिएगा, और दोबारा देखने के बाद मैं तो यही आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो भी आपको नया पॉइंट लगता है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट लगता है, हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट क्या कर दिए हैं, अपने अलग से ही क्या कर दिया, मार्क्ड कर दिया है। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो उसे लीजिए और उसको नोट करिए और बार बार इसको रिवाइज कर लिए। इससे बाहर पेपर नहीं आता है। और ये क्लास 10th में जो हिस्ट्री का ये सेकंड चैप्टर है, ये काफी ज्यादा अपने आप में ही क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो आप चाहे छोटे नंबर हो चाहे बड़े नंबर हो, मैंने नोट्स तैयार करे हुए हैं। इस नोट्स को आप क्या करिए, बार बार रिवाइज करिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इस चीज को क्या करते हैं, समझते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि नेक्स्ट चैप्टर